भारत अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परंपराएं, हर राज्य की अपनी अलग बोली, अलग लोकगीत और अलग डांस है, लेकिन सब में एकता नजर आती है। भारत का फोक डांस देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी लोगों को खूब पसंद आता है। मॉस्को में भी भारतीय लोक नृत्य और संगीत को खूब पसंद किया जाता है। इसी को देखते हुए मॉस्को में भारतीय लोक नृत्य और संगीत का एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय फोक डांस की झलक नजर आई। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से नृत्य सभा फाउंडेशन की तरफ से किया गया, जिसमें गर्ल्स डांस ग्रुप ने देश के अलग अलग लोक नृत्यों से भी सभी का मन जीत लिया। कार्यक्रम का लक्ष्य भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव और मॉस्को नई दिल्ली के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह। कार्यक्रम में भारतीय दूतावास के सदस्य भी शामिल हुए। मॉस्को में भारतीय लोक नृत्य और संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से नृत्य सभा फाउंडेशन की तरफ से किया गया, जिसमें देश के अलग अलग लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय दूतावास के अधिकारी भी शामिल हुए। देखिए कार्यक्रम की कुछ झलकियां। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। एक बार फिर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें लश्कर के एक कमांडर समेत 3 आतंकवादी मारे गए। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकवादी सुरक्षा बलों के एक शिविर पर हमला करने जा रहे थे। कश्मीर में 24 घंटे में दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले मंगलवार को अनंतनाग जिले के सेमनाथ बिजबेहरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया था। कश्मीर जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार के हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि अवंतीपोरा मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। पहचान का पता लगाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एक विदेशी आतंकवादी और लश्कर ए तैयबा का एक स्थानीय आतंकवादी मुख्तियार भट्ट है, जो सीआरपीएफ के एक एएसआई और 2 आरपीएफ कर्मियों की हत्या समेत कई आतंकी अपराधों में शामिल है। वहीं एक ट्वीट में पुलिस ने कहा कि मुख्तियार भट्ट एक विदेशी आतंकवादी के साथ सुरक्षा बलों के शिविर पर फिदायीन हमले के लिए जा रहा था। सुरक्षा बलों को मौके से एक AK-74 राइफल, एक AK-56 राइफल और एक पिस्टल बरामद की गई है। अवंतीपोरा पुलिस और सेना ने एक बड़ी आतंकी घटना को टाल दिया है। दरअसल पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम को उस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई थी। खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। ईडी ने खनन मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को समन भेजा है। हेमंत सोरेन कल 11 बजे ईडी के रांची कार्यालय में पेश होंगे। दरअसल ईडी को हाल ही में खनन मामले में आरोपी और हेमंत सोरेन के करीबी कहे जाने वाले पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल किया गया है। बताया जाता है कि ईडी को पंकज के घर से छापे के दौरान सीएम हेमंत सोरेन की बैंक पासबुक और हस्ताक्षर की हुई चेक बुक मिली थी। गौरतलब हो कि ईडी ने पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। मिश्रा के अलावा इस मामले में बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को भी आरोपी बनाया गया है।
दोनों को 4 और 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ईडी ने 24 अगस्त को छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी को झारखंड पुलिस की 2 AK-47 राइफल भी मिली थी। ईडी ने इससे पहले PMLA एक्ट 2002 के तहत हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, दाऊ यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में 11.88 करोड़ रुपए सीज किए थे। इससे पहले ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। पति पत्नी के बीच मनमुटाव, लड़ाई या विवाद होना आम बात है, लेकिन मामला जब प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच जाए तो आप जरूर सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल कर्नाटक से एक घटना सामने आई है जहां एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी पत्नी की शिकायत दर्ज करते हुए सुरक्षा की मांग की है। शिकायत में शख्स ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी उसे रोजाना पीटती है और उसे जान से मारने की धमकी दे रही है। बता दें कि बेंगलुरु के यदुनंदन आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए पीएमओ को अपनी शिकायत भेजी है। उन्होंने अपने ट्वीट पर बेंगलुरु शहर के पुलिस कमिश्नर प्रताप रेड्डी और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू के हैंडल को भी टैग किया है। उन्होंने लिखा है, क्या कोई मेरी मदद करेगा? या घरेलू हिंसा पर किसी ने मेरी मदद की? नहीं, क्योंकि मैं एक आदमी हूँ। मेरी पत्नी ने मुझ पर चाकू से हमला किया। क्या यही नारी शक्ति है जिसको आप बढ़ावा देते हैं? क्या मैं इसके लिए उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर सकता हूं या नहीं? इसके साथ ही उसने कहा कि पत्नी द्वारा किए गए चाकू से हमले में उसके हाथ में चोट आई है और उसका खून बहने लगा था। शख्स के ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर प्रताप रेड्डी ने व्यक्ति को पुलिस स्टेशन आने और कानूनी कार्रवाई करने और उनकी शिकायत का समाधान करने के लिए कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी यानी भारतीय ई-रुपए की शुरुआत कर दी है, जिसको लेकर अब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कई बड़ी बातें कही हैं। फिक्की बैंकिंग कॉन्फ्रेंस में दास ने कहा कि मंगलवार को हमने डिजिटल रुपए की शुरुआत की है, ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। अपने संबोधन में शक्तिकांत दास ने कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का रिटेल पार्ट ट्रायल के लिए इस महीने के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। CBDC को हम फुल स्केल तरीके से लागू करेंगे क्योंकि हम इसे लेकर बहुत सावधानी से आगे चल रहे हैं। Our endeavor is following. Number one, to try and launch the CBDC in a full-fledged manner in the near future. In fact, incidentally, the retail part of the CBDC trial will be launched later during this month. We will announce the date separately. But I don't want to give a target date by which time the CBDCs will be launched in a full-scale manner, because this is something where we have to proceed very carefully. This is the first time the world is doing it. We don't want to be in a great hurry. We want to learn from the experiences of the way the projects, the pilots are running. There will be some technological challenges. There will be some process challenges. We want to iron out all those aspects and introduce it in a manner that the whole process, the whole introduction and thereafter is non-disruptive. डिजिटल रुपए के लॉन्च पर शक्तिकांत दास ने कहा कि जहां तक पूरी अर्थव्यवस्था के फंक्शनिंग की बात है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। दुनिया में ऐसा इनिशिएटिव उठाने वाले कुछ बैंकों में RBI का नाम शामिल है। Landmark moment. It will be a landmark achievement so far as the functioning of the entire economy is concerned. So in that sense also, it's going to be a major transformation of the way business is done, the way transactions are conducted. And the Reserve Bank is among the very few central banks in the world which have taken this दरअसल आरबीआई ने 1 नवंबर से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपए की शुरुआत की है, जिसकी लॉन्चिंग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई है। ये अभी होलसेल सेक्टर के लिए काम करेगा, इसके बाद रिटेल सेक्टर के लिए भी लाया जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.